हाय एवरीवन। अब एनसीईआरटी क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 ला चुका हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से दिल से पढ़ा जाएगा। ठीक, चलो इसमें क्या है, लेक्चर 6 क्या पढ़ना है मेरे को ध्यान देना। लेक्चर नंबर 6 इसमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देख, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर मान लो सपोज मैं एक वायर की बात करूं, और जो वायर बात करूंगा ये नाइक्रोम का वायर होनी चाहिए, नाइक्रोम वायर। ठीक, नाइक्रोम जो होता है ना, ये वेरी हाई रेजिस्टेंस रखता है अपने पास, रेजिस्टेंस इसके पास वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक, और जब नाइक्रोम का तार से, मान सपोज ये नाइक्रोम का तार है, इसमें रेजिस्टेंस है ये, और इससे जब करंट हम पास कराते हैं, क्या पास कराएंगे, करंट पास कराएंगे। मैंने कहा वेरी हाई रेजिस्टेंस वाला नाइक्रोम का वायर एक मैंने लिया, और इस वायर से मैं जब करंट पास कराऊंगा तो इसके पास रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होगी, तो करंट पास होने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई हो तो करंट पास होगा ही नहीं, होने ही नहीं देगा। ठीक, अब सुन, इससे करंट तो पास होगी लेकिन ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, और जब करंट इससे पास होगी और जब करंट जाएगी तो सिंपल फंडा है कि यहाँ पे क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, हीट। आप समझो, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं कि मान लो सपोज एक सर्किट है, इसमें नाइक्रोम का तार तुम लगा दिए, यूज़ किए हो, ये तुम्हारा बैटरी सेल डिपेंड ऑन यू, ये प्लस ये माइनस, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। स्टार्टिंग से बताते आया हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल, इसे अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। करंट कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। करंट कहाँ पे आता है, तो निगेटिव टर्मिनल पे। अब यहाँ से करंट निकला और करंट ऐसे दिख जा रहा है, इसकी ज़िंदगी जा रही है। ये देख, रेजिस्टेंस आ रहा है, देख ये तुम्हारा क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। ठीक, अब करंट यहाँ से निकला, करंट यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है। अब करंट ऐसे जाएगा, आएगा, ऐसे जाता रहेगा, आता रहेगा, और इसमें हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट। अब जो हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट प्रोड्यूस क्यों हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो तुम सोचो, जब इनिशियल में यहाँ से क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट निकलेगा और सर्किट में बार बार जब मोशन करेगा, तो मूवमेंट के कारण इसमें क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही। करंट में मूवमेंट के कारण क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर जहाँ वहाँ पे हीट आता है। अब देखो, इसकी प्रूविंग करके दिखाता हूँ, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रूविंग क्या है इसका, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अभी पढ़ाऊँगा, जस्ट बताऊँगा, उसी को प्रूफ करने जा रहा हूँ। ठीक, तो प्रूफ क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम जूल था, उसने बताया कि ये हीट कितना, क्या, क्यों हीट होगा, क्या करने पे हीट आया, आखिर किस पे डिपेंड करेगा ये हीट, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखना। देख, अभी इतना पूरा सिस्टम समझे, देख क्या होता है। वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं पता है। मान ले सपोज यहाँ से करंट निकला, और मान ले करंट ऐसे यहाँ पहुँचा, मान लीजिए पॉइंट को ये है, और यहाँ पॉइंट में ले लिया वी। अब करंट यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वी, क्या आएगा, वी। और जब ये करंट इसमें बार बार मूव कर रहा है, मतलब वर्क कर रहा है, वर्क करना मतलब एनर्जी आ गई, मतलब कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, समझ गए ना। तो कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि वर्क कर रहा है। अब वर्क कर रहा है तो हीट में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि वर्क का यूनिट जूल, एंड हीट का भी यूनिट क्या होता है, जूल, समझ गया ना। अब देख क्या हुआ, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, V, और यहाँ से यहाँ तक वर्क क्या हो गया, W। अब फार्मूला हम पढ़ाए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। वेरी सिंपल यार, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, W1/W इक्वल टू VQ। देखो कितना सिंपल। अब तुम जानते होगे सब, V इक्वल टू क्या होता है, IR। वेरी सिंपल। इस IR को ले चल के यहाँ पुट कर दो, जब पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, W इक्वल टू IRQ। और हम सब जानते हैं अच्छे तरह से, Q इक्वल टू होता है IT। अभी इस IT को ले चल के यहाँ पुट कर दो, पुट करेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR इंटू
IT। अब देखो सिंपल, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, I और I मिलके क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। इसका मतलब मालूम मुझे क्या चलता, मुझे मालूम ये चला कि अगर कोई भी सर्किट है इस दुनिया का, कोई भी सर्किट है अपन ले ले, ठीक, उसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है तो करंट वर्क करेगा। जो करंट इसमें वर्क करेगा, ये वर्क जो वर्क कर रहा है ना, ये वर्क कितना होगा, W इक्वल टू I स्क्वायर RT। और हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ वर्क में है तो अगर वर्क कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक ना, सबको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी, वर्क डन है इसके पास, इसका मतलब ये वर्क जा कहाँ रहा है, तो ये वर्क हीट बदल रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये वर्क कर रहा है तो सर्किट क्या हो जा रहा है, हीट। जैसे एग्जांपल, आप पहले का बल्ब देखे होंगे, रेड कलर का एक बल्ब आता है 100 वाट वाला, 100 वाट का एक बल्ब आता है, ठीक, 100 वाट का बल्ब ऐसे होता है 100 वाट, ये 100 वाट का होता है। और ये जो 100 वाट का बल्ब होता है ना, इतना ज़्यादा हीट होता है ना, इसे हीटेज हो जाता है ना, सोच भी नहीं सकते हम, इतना हीट होता है इसमें। अगर जैसे हम लोग टच करते हैं जलने लगता है 100 वाट का। आप तो LED देख लो, ये 7 वाट का देख लो, ठीक ना, इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है, इसको टच करो हीट होगा, लेकिन बहुत कम हीट होता है, क्योंकि ये 100 वाट का, ये 7 वाट का, वेरी डिफरेंट बोथ। ठीक, बताऊँगा वाट, 100 वाट मीन्स क्या होता है, 7 वाट मीन्स क्या होता है, सब बताऊँगा। अब देखो यहाँ पे वर्क डन जो है ना, जब ये करंट यहाँ से निकल रहा है तो ये वर्क डन कर रहा है, जो ये वर्क कर रहा है, ये वर्क कन्वर्ट किस में हो रहा है, एनर्जी। एनर्जी तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो रही है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस एनर्जी में, हीट एनर्जी में, ठीक ना। जो चार्ज बार बार जाके मूव कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो वर्क की यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी, वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। अब एनर्जी कौन सी एनर्जी, तो हीट एनर्जी, ठीक ना। इसीलिए जो W है ना, इसको हम लिखेंगे H से, H मीन्स हीट एनर्जी, ओके। अब H इक्वल टू क्या लिखेंगे, I स्क्वायर RT। अब ये जो H देख रहे हो ना, यही हीट है। ये हीट कौन सा हीट है, तो किसी भी सर्किट के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वही हीट है ये, ठीक है। मतलब हीट प्रोड्यूस मतलब क्या, वर्क हो रहा है उसमें, वर्क कर रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगा, वही हीट। H इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, एकदम रट डाल इसे, ठीक ना, पी जाना इसे अच्छे से। देख H इक्वल टू I स्क्वायर RT मतलब हीट करंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, हीट रेजिस्टेंस के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, और टाइम तो उसका फैक्ट्री है, टाइम लगना है, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे मैं देखो ये देख सकता हूँ कि H डायरेक्टली I स्क्वायर हो सकता है, H डायरेक्टली R हो सकता है, H डायरेक्टली T हो गया, ठीक। देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, H करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोचो, यानी करंट बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगी, जितना ही करंट इसमें बढ़ेगा, यानी करंट जितना मैक्सिमम होता जाएगा उतना ही हीट मैक्सिमम होता जाएगा। करंट कम होता जाएगा, हीट भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दूं तो हीट भी क्या होगा, ज़्यादा। अब सुनो ये वाला फैक्टर देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग से क्या बताया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग नाइक्रोम लेते हैं। नाइक्रोम क्या होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। और देखो यहाँ प्रूफ कर दिया कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए मैंने नाइक्रोम का वायर लिया। किसका, नाइक्रोम का। क्यों, क्योंकि नाइक्रोम देखो प्रूफ किया ना यहाँ पे, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, H डायरेक्टली R, यानी जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। मतलब नाइक्रोम में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अपन कह सकते हैं ना, 100% कहेंगे यार, क्यों नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यही हीटिंग जूल्स ला है। अब सुनो, अब इसको, अब ये जो देख रहे हो ना लास्ट में आया है H इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एक साइंटिस्ट जिसका नाम जूल था, उसी ने इस नियम को दिया, उसी ने ये बनाया। एक साइंटिस्ट जिसका नाम जूल था, उसी जूल ने इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी दिया, बताया कि भैया ऐसे भी होता है लाइफ में, ऐसे भी सर्किट में हुआ करता है, ठीक है। यानी जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा जिस मटेरियल का, उसके अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट कम प्रोड्यूस होगा। यानी अगर हम ऐसे मटेरियल को चूज कर लें जिसका रेजिस्टेंस कम है तो उसमें हीट क्या होगा, बहुत कम प्रोड्यूस होगा। ओके, तो चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं लेक्चर में। नाउ अब देखो, अभी मैंने पढ़ा है हीटिंग्स लॉ, जूल्स
लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो अभी पढ़े हो, H=I²RT, मतलब कोई भी सर्किट होगा उसमें करंट मूव करेगा, डांस करेगा, तो इसी कारण उसमें वर्क होगा, वो वर्क किस में कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट होगा। ये हीट आया क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और वो फार्मूला था H=I²RT। ओके, चलो अब इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे बोर्ड में, इसको देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, जो न्यूमेरिकल आएगा वो अपन का सामने है, ठीक। देख क्या लिख रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस इतना, मतलब एक इलेक्ट्रिक आयरन है, मान लो सपोज ये आयरन है, ठीक। अब ये आयरन है, कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस, आयरन इसका रेजिस्टेंस आर का मान दिया है, कितना दिया है, 20 ओम दिया है। तो पहले लिखोगे गिवन, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, गिवन 20 टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 0.5 मिनट, मतलब टाइम दे दिया है 0.5 मिनट। अब इतने में कितना हीट, एच पूछा है, वेरी सिंपल यार। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आयरन है, रॉड है मान ले, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, कितना, 5 एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, कितना, 20 ओम। ओके, रेजिस्टेंस पता, करंट पता, और कह रहा है कि इसमें टाइम 0.5 मिनट में बताना है तुमको, कि 0.5 मिनट बताओ कितना हीट प्रोड्यूस करेगा वो। अगर रेजिस्टेंस इतना हो और करंट इतना हो तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा 0.5 मिनट में। तो निकालते हैं, सिंपल यार, वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल। देखो अब देख, एच पूछ रहा है, तो एच पूछ रहा है तो टाइम पहले किस में देखेंगे, पहले यूनिट्स देखते हैं। इसका ओम में है, ओके, ओम में होना चाहिए, इसका एम्पियर में, ओके नो प्रॉब्लम, एम्पियर में होना चाहिए, बट इसका देख मिनट में है तो इसको सेकंड में होना चाहिए, किस में, सेकंड। तो सेकंड में बदलो पहले इसको, तो बताओ 0.5 × 60, बताओ कितना आएगा, 30 सेकंड, कितना सेकंड, 30 सेकंड। बदल दिया, अरे यार एक सेकंड में, एक मिनट में कितना, 60 सेकंड, तो 0.5 मिनट में 30 सेकंड, सिंपल फंडा। अब सुन, एच चाहिए ना, तो वी नो डैट हम जानते हैं, अपन क्या जानते हैं बताओ, H=I²RT, यही तो पढ़े हैं ना अपन। अब देखिए H I का मान कितना है, I का मान दिया है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, देखते हो ना, I²RT ना, तो H का मान दिया है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, R का मान कितना दिया है 20, तो 20 इंटू T का मान कितना आ गया 30, तो 30 मल्टीप्लाई कर दो 25 इंटू 600, अब कितना होगा, इसका मल्टीपल करो फास्ट, तो 6×25 6 × 12 दिन 15 150 मीन्स 150 और 20, इतना क्या, तो जूल, यूनिट क्या होता है इसका, तो जूल होता है। ओके, अगर अपन लिखना चाहें ना तो ये 3 जीरो है ना, तो इसको लिख सकते हैं H=15 किलो जूल, डिपेंड ऑन यू, लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। देखो इसी बेसिस पे, ठीक ना, जो भी पढ़ाया हो ना, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सेकंड क्या है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, और उसके बाद से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सब प्रैक्टिस करना, ठीक ना, दिल से प्रैक्टिस करना, तहे दिल से, ठीक। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस 10 सेकेंड। तो अपन पहले लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए सामने, उस क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, फिर उसमें हम क्या करते हैं ना कि पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्यों लिखते हैं, तो गिवन लिखने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें ये मालूम चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला किस तरह अप्लाई करना है। अगर गिवन ना लिखे ना तो हमें ये पता नहीं चल पाता है, और बोर्ड में माइंड ख़राब होता है, फिर छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ देखो जूल दिया है ना, तब अब सुनो, बहुत बार ऐसे होता है कि जो दिया रहता है ना तो उसके यूनिट से पता चल जाता है कि है क्या। तो देखो इतना जूल ऑफ हीट दे दिया ना, इतना जूल, तो हीट एच कितना गिवन है बताओ, तो 200 जूल, सिंपल फंडा है, एच मिल गया 200 जूल। फिर क्या बोलना है, इज प्रोड्यूस 10 सेकेंड, टी कितना दिया है, तो 10 सेकेंड दिया है, लिख दो 10 सेकेंड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। फिर क्या बोल रहा है, 5 ओम रेजिस्टेंस, आर का मान कितना दिया है 5 ओम, लिख दो यार 5 ओम, वेरी सिंपल।
फिर क्या बोला, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, हमको V चाहिए। क्या मस्त क्वेश्चन आ गया यार। देखो सोचो, अपन को H पता, अपन को T पता, अपन को R पता, लेकिन अपन को V पता नहीं। अपन को V चाहिए ना, अब V चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कुछ किए तो आएगा नहीं। तो सबसे पहले अगर V चाहिए तो सॉल्व, अब क्या हम V इक्वल टू जानते हैं IR होता है, जानते हो ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम ने क्या बोला था भैया, V इक्वल टू IR। अब सोच, मेरे को I पता है क्या, नहीं। R पता है क्या, यस R पता है, बट I पता। अगर मुझे I मिल गया तो V ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। थिंकिंग। अब देख, इसको लाके छोड़ दे यहाँ पे। अब क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे I चाहिए, I चाहिए। कैसे, तो पढ़े हैं ना, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। H का मान देख पता है 200, यहाँ रख 200, I स्क्वायर, R का मान देख पता है 5, T का मान देख पता है 10 सेकेंड, 10, 0 से 0 गया, और ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी 4 इक्वल टू I स्क्वायर, मीन्स 2 स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर, मीन्स I का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर। इट इज़ वेरी सिंपल यार। और जब I का मान निकल गया ना, तो इसी I का मान ला के यहाँ पुट कर दो, और रेजिस्टेंस पता है मेरे को, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, रख। तो यहाँ कितना होगा, V इक्वल टू I का मान कितना है 2, I इंटू R का मान कितना है 5 टू जा कितना 10 वोल्ट। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चंस। मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या सीखा कि क्वेश्चन फर्स्टली यू सी, देन यू थिंक, देन यू डू। पहले देखो, फिर सोचो, फिर करो, अदरवाइज ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं ना। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। नाउ अब देखते हैं देखो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अभी जो हम लोग पढ़े ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, मतलब लाइफ में उसको यूज़ कहाँ करते हैं अपन, ठीक है, कहाँ पे वो मतलब यूज करने पे नुकसान करेगा, कहाँ पे फ़ायदा होगा, यूज़फुल कहाँ होगा, कहाँ लॉस होगी, ये सब देखना है। ठीक, देख मैं बात करूँगा सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, तो पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम लोग कैसे हीटिंग जूल्स लॉ के एप्लीकेशंस को पता करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। देख, इसमें पहला सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, तो देख, और इसमें कैसे इसका यूज होता है। देख, पहला है एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन। जो बल्ब होता है ना, इस बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट वो किसका बना होता है, टंगस्टन, डब्ल्यू टंगस्टन का बना होता है। क्यों, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वेरी हाई, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब ये होता है कि मतलब वो जल्दी पिघलेगा नहीं, मतलब उतना टेम्परेचर अगर नहीं दिया जाएगा ना जितना उसको चाहिए, तब तक वो पिघल नहीं सकता। जैसे उसको कितना टेम्परेचर 33,080 3380 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम देंगे तब जाके टंगस्टन मेल्ट करेगा। सोचो, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कौन देने जाएगा, कोई पागल हो गया क्या यहाँ, नहीं ना। तो देखो, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाकर टंगस्टन मेल्ट होगा। तो इतना कहाँ दे पाएगा हीट ये, ठीक है, ये नहीं हो पाता। इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस थोड़े हो पाएगा इसमें, इतना डिग्री सेल्सियस, फिर तो वाट लग जाए। आप सुनो ध्यान से। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बल्ब कौन सा, टंगस्टन बल्ब के अंदर क्या होता है, टंगस्टन जो होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, 3380 डिग्री सेल्सियस हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है बल्ब में, ठीक है। और ये जो टंगस्टन होता है इसमें और क्या होता है, तो देखो आगे लिखा हूँ, सो मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय दिस डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड सम पार्ट ऑफ द कन्वर्टेड इन लाइट। और सुनो, ये जो होता है ना, ये क्या करता है, इसमें तो कुछ हीट आ जाती है और कुछ लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। बस भाई लाइट तो दे ही रहा है ना, बल्ब तो लाइट देता ही है ना, तो लाइट भी देता है और हीट, दोनों एक साथ होते हैं, ठीक ना। फिर देखो तीसरा, द फिलामेंट इज़ द थर्मली आइसोलेटेड एंड द बल्ब इज़ फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन आर्गन अप टू। समझो, जो बल्ब होता है ना
इसमें पहले वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। क्या? वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद इस बल्ब के अंदर हम लोग गैस फिल करते हैं। जो गैस फिल करते हैं ना, वो गैस कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन अब प्लस आर्गन होता है। ठीक, आर्गन जो होता है ना, इसे इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन को भी हम क्या बोल देते हैं? इनर्ट गैस बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन और आर्गन दोनों के दोनों रिएक्टिव नहीं होते, मतलब रिएक्शन नहीं करते हैं। किससे रिएक्शन नहीं करते हैं? तो एयर से या इन सब से रिएक्शन नहीं, एयर नहीं, मतलब इसमें फिलामेंट जो है ऑलरेडी इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इससे रिएक्शन ये नहीं करेंगे। इसके अंदर जो फिलामेंट है इससे ये रिएक्शन नहीं करेंगे, इनएक्टिव रहते हैं। देखो लिखा हो ना, इनएक्टिव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है इनएक्टिव रहेगा। और क्या बोलते हैं? आर्गन। आर्गन जो होता है ना, पढ़े होगे आप, नोबल गैस। नोबल गैस जिसको इनर्ट गैस बोलते हैं अपन पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक ना। तो जो नोबल गैस होता है वो कौन कौन होता है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। जैसे मान लो हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है ना, रेडॉन होता है, ये सब होते हैं। जिसमें देखो आर्गन, आर्गन एक ऐसा एलिमेंट है जो रिएक्शन नहीं करता है किसी से, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। केमिस्ट्री पढ़ना समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक ना, लेक्चर पढ़ाऊंगा। चल ठीक, आप समझो बल्ब के अंदर मैंने क्या बोला? फिलामेंट होगा। किसका? टंगस्टन का होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? सबसे हाईएस्ट होती है। फिर क्या होगा इसके अंदर? और क्या होगा? नाइट्रोजन होगा और आर्गन होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और आर्गन दोनों क्या होते हैं? इनर्ट गैस होते हैं, मतलब ये रिएक्शन नहीं करते हैं। इनके ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन कितना ही एक्सेप्शन में है। आप सुनो, आर्गन का कंप्लीट होता है, ठीक ना। नाइट्रोजन जो होता है एक्सेप्शन होता है, इसलिए अपन इसको ले लेते हैं, ठीक ना। चलो इसको भी एक्सेप्शन में बना देंगे। चल ठीक, इतना समझ गए ना। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक बल्ब की कहानियाँ। और ये इलेक्ट्रिक बल्ब, इसके अंदर भी क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट लगा एक अप्लीकेशंस है। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले। नाउ सेकंड की बात करते हैं। पहला क्या था? इलेक्ट्रिक बल्ब था। पहला क्या था? इलेक्ट्रिक बल्ब। और अगर मैं देखूं तो सेकंड क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक फ्यूज। पहला इलेक्ट्रिक बल्ब था और सेकंड क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। आप समझो, एप्लीकेशन था ना, इसमें क्या होता है? तो फ्यूज इज़ यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस, मतलब फ्यूज जो होता है ना, यह एक सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज किया जाता है। और फिर क्या बोलना है? इन हाउस होल्ड सर्किट, हाउस होल्ड सर्किट में, एंड इज़ बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और ये किस बेस पे काम करता है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। ठीक, अच्छे से पढ़ना, ठीक ना, दिल लगा के, क्योंकि लाइफ में जो चल रहा है ना, यही परफेक्ट है, आने वाला कोई नहीं जानता। मेरा डायलॉग है, सम टाइम एवरीथिंग इज पॉसिबल, कभी कुछ भी हो सकता है। तो ये बात याद रखना कि जो चल रहा है ना, यही परफेक्ट है, आने वाला कोई नहीं जानता। इसलिए इसको अच्छा बनाओ, मेहनत करो, ठीक है, दिल लगा के पढ़ो। बस इसको अच्छा बना ले गए ना, बस आने वाला खुदा देख रहा है ना, कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा, ठीक है ना। बस ईमानदारी से मेहनत करो, माँ बाप के साथ ईमानदारी से रहो, दुनिया में चाहे जो कुछ भी करो ईमानदारी के साथ करो, ठीक ना। नहीं करना है तो ना करो, लेकिन ईमानदारी से करो, ठीक है। पढ़ाई भी करना है, दिल से करो, ठीक। चल, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बस उतना ही दे रहा हूँ जितना तुम अच्छे से बस पढ़ो, ठीक ना, तुम्हारे दिमाग में बस आ जाए, इतना ज्ञान दूंगा, ठीक। चल, अब देखो इधर मैंने क्या बोला? फ्यूज इज़ यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज एक क्या है? सेफ्टी डिवाइस है। फिर क्या होता है? हाउस होल्ड सर्किट में होता है, यूज होता है, ठीक। इसमें क्या होता है? ये किस बेसिस पे काम करता है फ्यूज? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया, ओके। फिर यहाँ देख सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे मान लो सपोज तुम कहीं जाते हो तो वहाँ तुमसे पूछ दिया जाएगा, बताओ कि जो फ्यूज होता है वो किस ऑर्डर में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज़ विद द मेन सप्लाई। किससे? तो मेन सप्लाई से। तो जो फ्यूज होता है वो मेन सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और सीरीज़ में कनेक्ट होता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यही सब तो पूछा जाता है, बीच में से कुछ भी पूछ दिया जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और लड़के फंस जाते हैं। इधर देख, अ फ्यूज कंसिस्ट ऑफ एन एलॉय। देख यहाँ सीरीज था, एलॉय आ गया, ऑफ लेड, किसका? लेड का और टीन का। अब तुमसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ जो फ्यूज होता है वो जिस एलॉय का, किस मेटल के या किस मेटल एलॉय से बना होता है, बताओ। तो क्या बताओगे? तो टीन और लेड। टीन और लेड मेटल जो है ना, इससे मिल करके एलॉय जो बना होता है, वही एलॉय यूज किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट।
तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ जो फ्यूज होता है उसमें कौन सा मेटल यूज होता है, लेड एंड टिन। ये भी पूछा जा सकता है कि उसमें किस चीज़ का एलॉय यूज किया जाता है, ठीक है, लेड एंड टिन। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जा सकता है कि तुमको इलेक्ट्रिक फ्यूज को किस में कनेक्ट कर सकते हो तुम, या कर सकते हैं हम लोग, बताओ, तो सीरीज ऑर्डर में। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर क्या बोला, हैज़ अप्रोप्रिएट विद मेल्टिंग पॉइंट। फिर देखो, दिस इज़ रिक्वायर्ड टू रेट अ फ्यूज फॉर डिफरेंट करेंट वैल्यूज सच एज, जैसे फ्यूज जो होता है ना, इसमें करंट की वैल्यूज़ जो बोल रहा है ना, डिफरेंट को कितनी होनी चाहिए, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5, 10 एंड 15 एंड 80 रेट बोल रहा है, रेट ऑफ फ्यूज, रिक्वायर्ड रेट ऑफ फ्यूज डिफरेंट करंट वैल्यूज, मतलब बहुत सारे करंट आती हैं, उन सब की वैल्यूज़ कितनी होनी है फ्यूज में जानी चाहिए, तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर की आती हैं, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर एक्सेट्रा। अब सुनो, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ना, ये और इलेक्ट्रिक बल्ब ये दोनों के दोनों एप्लीकेशंस हैं। किसके एप्लीकेशन हैं, तो ये दोनों के दोनों किसके, अभी बताया था ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशंस हैं, ठीक, ओके। चलो आज हम यही समाप्त करते हैं, लेक्चर नंबर 6 है शायद, है ना, ठीक, यही समाप्त करते हैं। इसके बाद लेक्चर नंबर नेक्स्ट जो लेके आने वाला हूँ वो फिर कल, ओके।